हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल जहाँ चाह वहाँ राह में। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी क्लास 6 की चैप्टर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। फ्रेंड्स, लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द लैंड वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसका मतलब हमारे धरती पर जमीन, पानी और हवा, ये तीनों चीज जो कि जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं, वो तीनों ही अवेलेबल है। और द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। और ये तीनों जो है वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जिसके कारण जीवन आसान होता है। और ये कॉम्प्लेक्स जोन ही बायोस्फीयर कहलाता है। ये हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहला है द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। इसका मतलब जिस जमीन पर हम लोग रहते हैं वो लिथोस्फेयर में आता है। और जो गैस हमारे आसपास है वो एटमोस्फेयर में, और जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैस भी होते हैं। और जो पानी का एरिया है जैसे लेक, रिवर्स, ओशन, वो सब हाइड्रोस्फेयर का भाग है। और द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर विच कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। और इसी में हम लोग हर फॉर्म ऑफ लाइफ देख सकते हैं। बायोस्फीयर इन्हीं तीनों जोन का एक एक मिश्रण है। तो अगर लिथोस्फेयर के बारे में डिटेल में पढ़े तो ये जो भी अर्थ क्रस्ट पे रॉक होता है वो, और जो सॉइल होता है जिसके कारण सारे प्लांट्स उगते हैं, ये सभी कंप्राइज करते हैं लिथोस्फेयर में। और लिथोस्फेयर को बेसिकली हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। लार्ज लैंड मासेज जो कि कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और ह्यूज वाटर बॉडी जो कि ओशन बेसिन्स होते हैं। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर। हर जगह समुद्र का वाटर एक ही जैसा होता है, क्योंकि एलिवेशन हम लोग हमेशा जीरो ही लेते हैं हर जगह के सी को। ये आप देख सकते हैं ओशंस और कॉन्टिनेंट्स फिगर 5.1 में आप डिटेल में देख सकते हैं, जिसमें सातों कॉन्टिनेंट जो कि लैंड मासेज है, और ब्लू से ओशंस दिखाए गए हैं जो कि हाइड्रोस्फीयर का भाग है। अब हम बात करते हैं लिथोस्फीयर के कुछ मेन पॉइंट्स के जो कि हमें याद रखना है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर अबव सी लेवल है, जो कि हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड है। इट इज अ पार्ट ऑफ द हिमालय सिचुएटेड इन नेपाल। और अगर हम लोग हाईएस्ट डेप्थ का बात करें, ग्रेटेस्ट डेप्थ का, तो ये मरियाना ट्रेंच में पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, जिसका डेप्थ है 11,022 मीटर। और यहाँ पे एक फैक्ट भी है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा जो इंडिया के थे। और पहली विमेन थी जुनको तबाई जो कि जापान की थी। और फर्स्ट इंडियन विमेन थी बछेंद्री पाल। अब हम आते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। तो जैसा कि मैंने अभी बोला, 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। और ये सभी लार्ज वाटर बॉडी से सेपरेट होते हैं। हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करते हैं। पहला एशिया। एशिया जो हमारा कॉन्टिनेंट है जिसमें हम रहते हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और यह लैंड मास का 1/3 है पूरे अर्थ का। और ये पूर्वी हेमिस्फेयर में आता है। और इस कॉन्टिनेंट को हम देख सकते हैं फिगर में कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है। और एशिया और यूरोप को बांटता है यूराल माउंटेन जो कि रसिया में सिचुएटेड है। और ये यूरोप और एशिया जो दोनों का लैंड मास होता है, उसे हम यूरेशिया कहते हैं। और इसी से हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट यूरोप पे, जो कि एशिया से काफी छोटा है। यह तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और आर्कटिक सर्कल इससे पास होता है। फिर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। और इक्वेटर या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड इसके बिल्कुल बीच से पास होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये दोनों अफ्रीका में ही सिचुएटेड है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें यूएसए, कनाडा, मेक्सिको ऐसे देश आते हैं। यह तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और यह साउथ अमेरिका से इस्थमस ऑफ पनामा से जुड़ा हुआ है। इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है, बहुत ही पतला लैंड बॉडी। यहाँ हम देख सकते हैं फिगर 5.2 में डेफिनेशन दिया है इस्थमस और स्ट्रेट के डिफरेंस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो बड़े लैंड मास बॉडी को जोड़ता है, जबकि स्ट्रेट एक वाटर पैसेज, नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो कि दो लार्ज वाटर बॉडी को सेपरेट करता है, जैसा कि पाक स्ट्रेट। और इस्थमस का एग्जांपल है इस्थमस ऑफ पनामा।
नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, जो जिसकी खासियत है, जो सदर्न हेमिस्फीयर में, और इसकी खासियत है कि दुनिया की सबसे लंबी माउंटेन रेंज एंडीज साउथ अमेरिका में है। हिमालय सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है, मगर सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है जो कि साउथ अमेरिका में है। और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन साउथ अमेरिका में है, जबकि जो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। अगर हम फिर सबसे छोटे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, जो कि एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जो कि जिसमें कंट्री ऑस्ट्रेलिया भी आता है और न्यूजीलैंड और फिजी और कई अन्य आइलैंड भी आते हैं। आखिरी कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका, जिसपे इंसान बहुत ही कम रहते हैं और रिसर्च ज्यादा होती है, जैसे कि भारत की मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम के रिसर्च स्टेशन भी है। और ये 12 महीना थिक आइस शीट से ढका रहता है, क्योंकि यहाँ काफी ठंडक है, क्योंकि फ्रिजिड जोन है ये, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। अर्थ जो है उसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि 71% से ज्यादा अर्थ का पानी का हिस्सा है या फिर हाइड्रोस्फीयर है, और सिर्फ 29% हिस्सा जमीन का है। अगर और इस 71% वाटर में से 97% वाटर जो है वो टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज है, यानी उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और बहुत ही कम, यानी कि 2.8% ही यूज के लायक है, जिसमें कि काफी तो जमा हुआ है, सिर्फ 0.03% ग्राउंड वाटर या फिर फ्रेश ग्राउंड वाटर है। फिगर 5.3 में हम लोग देख सकते हैं कंपेरेटिव साइज ऑफ कॉन्टिनेंट, जो कि ब्लॉक स्क्वायर ब्लॉक की मदद से दर्शाया गया है, जिससे हम वर्ल्ड मैप का रफ आइडिया लगा सकते हैं। अब हाइड्रोस्फीयर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है ओशंस, और दुनिया में 5 सबसे मेजर ओशंस हैं: पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न और आर्कटिक, और ये सब ऑर्डर ऑफ देयर साइज ही थे। पहला सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, जो कि धरती का 1/3 हिस्सा खुद में रखता है और सर्कुलर शेप का है, यानी कि गोलाकार शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है इसे सराउंड करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है अटलांटिक ओशन। ये एस शेप्ड का है, एस जैसा इंग्लिश का लेटर एस होता है उस शेप का है। और ये काफी खुरदुरा है या इंटेंडेड है, और इसके इरेगुलर और इंटेंडेड होने से ये काफी अच्छा नेचुरल हार्बर का काम करता है और पोर्ट का काम करता है, इसलिए ये काफी बिजी है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में काफी ट्रेड होता है, तो अटलांटिक ओशन का कोस्ट जो है वो काफी ही कमर्शियली काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इंडियन ओशन, जो कि इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे, और ये ट्रायंगुलर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया ये तीनों इसके 3 साइड्स हैं। नेक्स्ट है सदर्न ओशियन, जो कि 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे है, और वहां तक ही जाता है नीचे। अगर आप देखेंगे मैप में, वर्ल्ड मैप में नीचे मिलेगा आपको। और फिर सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पर है आर्कटिक ओशन, जो कि पैसिफिक ओशन से बेरिंग स्ट्रेट से कनेक्ट होता है, जो कि यूएस के अलास्का और रशिया के बीच में है। बेरिंग स्ट्रेट आप वर्ल्ड मैप पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर जो अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैस है, तो जैसा हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ये 1600 किलोमीटर तक जाता है, और इसके 5 लेयर है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। बेसिकली एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर गैसेज हैं। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर हाइट के साथ निर्भर करती है, ऊपर जाने पर डेंसिटी कम हो जाती है हवा की। और सिर्फ हवा की डेंसिटी ही नहीं, टेम्परेचर भी डिक्रीज होने लगते हैं जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं। और मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये एक डायरेक्ट डेफिनेशन है विंड का, जो आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे। और यहाँ एक काफी अच्छा फिगर है जिसमें आप लोग देख सकते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली डिवाइड इनटू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, जो कि एक काफी बेसिक चीज है जो आपको पता ही होगा। और emissions from the industry, thermal power plant and vehicle pollute the air. Carbon dioxide is an important constituent of air, but increase in the amount of CO2 leads to increase in global temperature. This is termed as global warming. आपने global warming के बारे में जरूर सुना होगा। ये दिखाता है कि चूंकि CO2 अपने आप में गर्मी सोख लेता है, इसलिए उस इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और बाकी कारणों के कारण, ज्यादा CO2 बढ़ने के कारण हमारे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है, जिससे जो कि काफी हानिकारक है जमे हुए एंटार्क्टिक और भी अदर ग्लेशियर कैप्स के लिए, जो कि अगर पिघल जाएंगे तो पूरी दुनिया में पानी का लेवल बढ़ जाएगा और सारे कॉन्टिनेंट्स डूब जाएंगे, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग काफी हानिकारक है। तो इस चैप्टर में इतना ही कुछ था, बाकी आई होप आप लोग एक्सरसाइजेज बना ही लेंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, like the video
and share it with your friends if you find it helpful. Thank you very much. And if you have any problem, then must ask in comment section. Thank you.